हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 5 सितंबर 2021 को होने वाला है और इसी के रिगार्डिंग हम लोग बिहार आईटीआई संबंधित जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं बता दूं कि ये साइंस का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं जो कि आपको जनरल साइंस में क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किए गए, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। आपको बताना है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है। देखिए, अब बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्शन के माध्यम से आपको परेशान हो जाएंगे, क्या कि माइनस वाला होगा या फिर प्लस वाला होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 10 की पावर -6 मीटर और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 10 की पावर 6 मीटर। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे देखिए मेंशन किया गया 10 की पावर -3 मीटर और यहाँ पे प्लस में मेंशन किया गया। तो माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा। इसको सिंपल पकड़ने का कारण ये है, अगर आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए माइक्रो, और जब भी आपको कोई भी पूछा जाए तो ओ करके आता है तो इसका मतलब आपको माइनस वाला होगा। ठीक है, जैसे कि आ जाता है नैनो, तो यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है लास्ट में, तो आपको माइनस वाला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये तो फिक्स हो गया कि आपको माइनस वाला होगा, लेकिन आपको याद भी रखना होगा कि -3 होता है या फिर -6 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। प्लस वाले में होता है ये आएगा, जैसे कि पेक्सा हो गया, हेक्सा हो गया, ये आपको प्लस वाले हो गए। ठीक है, और जो आपको माइनस वाला होता है जैसे कि ओ आएगा, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, तो ऐसे करके आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट आ रहे हैं कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या फिर बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इजी लेवल के नहीं है। अगर आप इसको हल कर पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आप सभी कैंडिडेट किए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, एक समान त्वरण पर गति की समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पर देखिए गति की 3 समीकरण है, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, जो कि आपको यहाँ बताना है कौन से गति का समीकरण है जो कि सही है। यानी कि इसमें से एक ही सही है, उसी को आपको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार गति के समीकरण कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, गति के समीकरण आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपको v बराबर u प्लस at। क्या होता है v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या एक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया v बराबर u माइनस at, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया v बराबर u प्लस at, तो बिल्कुल यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा। ये गति का पहला समीकरण है। ठीक है, और गति का जो दूसरा समीकरण है एक कौन सा है, तो ये है आपको s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं माइनस मेंशन किया गया। अगर यहाँ पे प्लस होता है या अगर यहाँ पे प्लस होता है तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस मेंशन किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, गति के समीकरण से आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपको v बराबर u प्लस at गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का हल कर पाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं, तो बिल्कुल आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं हल कर पा रहे तो इसको समझिए कैसे आपको हल करना है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है गति का तीसरा नियम किसके और वेग के बीच संबंध प्रदर्शित करता है या फिर प्रदान करता है। यानी कि जो गति का तीसरा नियम है किसके बीच संबंध रखता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको गति का तीसरा नियम आपको याद होना चाहिए। गति का जो तीसरा नियम है ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है u स्क्वायर प्लस 2s। क्या होता है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसका सूत्र होता है। चलिए मैं आपको फिर से लिखता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे बताया कीजिए, जो अपने समझाने का स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ाइए। तो देखिए, मैं आपको सोचता हूँ कि आसानी से आपको समझ में आया, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आता तो फिर वीडियो बनाने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको सोचता हूँ कि अच्छी तरह से समझ आए तो थोड़ा वीडियो को टाइम व्यतीत कीजिए, इससे कोई आपको यहाँ पे घाटा नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए मेंशन क्या किया गया है, गति का तीसरा नियम वेग और
किसके बीच संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो गति का तीसरा नियम है ये होता है आपको v² बराबर u² प्लस 2as। अब हमको मालूम करना है कि इस किनके बीच इस संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए वेग दिया गया है, यानी कि v तो है, यानी कि वेग तो दिया गया है, लेकिन अब इनमें से हम कैसे यहाँ पे छाटेंगे, कैसे हटाएंगे। तो देखिए इसका हटाने का सिंपल से कारण है कि आपको u एंड a को आपको 0 मान लेना है, यानी कि जो यहाँ पे a दिया गया है और यहाँ पे u जो दिया गया है इसको हम लोग 0 मान लेंगे अपने मन से। अगर आप इसको 0 मान लेंगे तो आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। जैसे कि हमने u को यहाँ पे हटा दिया, इसको हम लोग 0 मान लिए और a को भी हमने हटा दिया। अब क्या बच गया, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया v बच गया और यहाँ पे s बच गया। तो v तो पहले से दिया गया है वेग और यहाँ पे s बच गया, यानी कि स्थिति की बात की गई है, स्थिति की बात की गई है। यानी कि जो गति का तीसरा नियम है ये आपको वेग और स्थिति के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो बिल्कुल आप ऐसे इसको समझ गए होंगे। साथ ही आपको देखिए गति के पहले नियम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति का जो पहला नियम है इसके किसके बीच आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करता है, इसको भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो गति का पहला नियम है ये होता है v बराबर u प्लस at। मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ये होता है आपको गति का पहला नियम v बराबर u प्लस at। तो मैंने क्या बताया कि आपको a एंड u को 0 मान लेना है। तो आपको क्या करना है, u को भी 0 मान लेंगे और a को भी 0 मान लेंगे, इसको यानी हटा देंगे। अब क्या बच गया, अब बच गया आपको v और अब बच गया t, यानी कि वेग और समय के बीच आपको यहाँ पे संबंध अर्थ करता है कौन सा, गति का पहला नियम। तो ऐसे करके तीनों नियम के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा नियम क्या दर्शाता है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात समझ गए होंगे और आपको आगे अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार गतिज ऊर्जा बराबर तो होता है आपको 1/2 mv²। आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², लेकिन गतिज ऊर्जा का एक और सूत्र होता है जो कि होता है आपको p²/2m। ठीक है, यह भी आपको सूत्र याद रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो गतिज ऊर्जा का 2 सूत्र होता है, एक होता है आपको 1/2 mv² और एक होता है आपको p² - 2m। तो यहाँ से इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है ये आपको बताना है। सूर्य और ग्रहों के बीच, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, या फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो आपका गुरुत्वाकर्षण का स्वरूप नियम आपको वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आपको गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं जितने भी आपको साइंस के क्वेश्चन ला रहा हूँ इसमें जरूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, इसीलिए मैं आपको ला रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री को वजन महसूस करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के अंदर अपना वजन कैसा महसूस करते हैं, ज़्यादा जी फोर्स पर निर्भर करता है, कम होता है या फिर शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं अंतरिक्ष के अंदर अपना जो वजन है वो शून्य महसूस करते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रीड करता हूँ, हो सकता है कि आप इसका आंसर दे पाएँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, तो ये होता है आपको 1/6 गुना, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। ऐसे ही करके आपको पूछ लिया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले तो आपको हम लोग बात करते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कभी कभी पूछा जाएगा, किससे संबंधित है, ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है आपको उत्क्षेप बल, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। तो यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार
आयतन बटा द्रव्यमान होता है, या फिर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, या फिर आपको द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसको आपको याद रखना होगा, इसका कोई सिंपल ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपको 99% ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपको राइट आंसर इसका देंगे। तो सभी कैंडिडेट इसका आंसर पहले बताइए। क्वेश्चन मेंशन किया गया, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव होता है बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, या फिर समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाहर की तुलना में अधिक। क्यों होता है इसको समझिए। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि आखिरकार क्वेश्चन मेंशन क्या किया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव क्या होता है, जो केबिन के अंदर होता है ये आपको बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू होता है। यानी कि उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, जब आपको वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू होता है तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। यानी कि जब आपको पानी उबलना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है, अपसरित करता है, अवशोषित करता है, या फिर अपसरित एवं अवशोषित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को समझ पाते हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चन को समझने के बाद या फिर पढ़ने के बाद उनको समझ नहीं आएगा कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, एक पूर्ण कृष्ण पिंड को कुल विकिरण को क्या करता है, तो ये अवशोषित कर लेता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। देखे होंगे गर्मी के दिनों में तो जो आपको काले लोग होते हैं, यानी कि जो काला होते हैं, उनको गर्मी जाती है। इसका कारण यही है पूर्ण कृष्ण पिंड, यानी कि जो आपको ऊष्मा आती है, जो आपको विकिरण आती है, वो आपको उनको अवशोषित कर लेती है, इसलिए उनको ज़्यादा गर्मी होता है गर्मी के दिनों में। लेकिन जो आपको गोरे लोग होते हैं उनको यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित नहीं करती है, ये आपको वापस चली जाती है, इसलिए उनको कम गर्मी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन किया गया, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, तो ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते। मेंशन किया गया, ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएंगे डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी यहाँ पे चांस है। ऊर्जा को किसी तरह से हम लोग उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक या फिर बैड कंडक्टर है। यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, लकड़ी, हीरा, माइका, पानी, या फिर आपको हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। जो लकड़ी है आपको ऊष्मा का बैंड कंडक्टर यानी कि कुचालक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का जो तापमान होता है आपको इतना होता है, तो आपको बताना है कि सेल्सियस स्केल में इसका तापमान कितना होगा। 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया और मेंशन किया गया कि सेल्सियस में इसका शरीर का जो शरीर का तापमान है ये कितना होता है, तो ये होता है आपको 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो इसको समझिए थोड़ा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जानते भी होंगे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है और जब आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ पे पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 और 0 के बीच है, यानी कि द्रव अवस्था में रहेगा। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, जैसे ही आपको 0 डिग्री होता है तो आपको बर्फ़ जाना शुरू हो जाता है, साथ ही जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो आपको
जो उबलना शुरू हो जाता है पानी, इसको आसानी से समझ जाएंगे। और इसी के माध्यम से मेंशन किया गया कि 12 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो इन दोनों के बीच है, यानी कि द्रव की अवस्था में रहेगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन किया गया निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन होगा जो कि आपको तरंग की विशेषता नहीं बताता है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति या फिर माध्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको माध्यम। माध्यम की आपको यहाँ विशेषता नहीं है तरंग के लिए। ठीक है, लेकिन जो आवृत्ति है या फिर आपको तरंग दैर्घ्य है या फिर आयाम है, ये आपको तरंग की विशेषता है। इसीलिए आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आपको लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैंगनी को होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखेंगे। साथ ही कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस किरण की सबसे जो तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो आपको गामा किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। और वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण की। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष नहीं दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर मायोपिया या फिर हाइपर मायोपिया में आपको परेशानी आती है, कौन सा होता है। तो मैं इसको समझाता हूँ, आसानी से आप इसको समझिए। क्या क्वेश्चन में मेंशन किया गया, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, कि यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर यही क्वेश्चन पूछा था कि एक विकार जिसमें व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं को नहीं अच्छी तरह से देख सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइपोटोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। इसमें आपको सिंपल से उल्टा होता है। जैसे कि देखिए, अगर आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको निकट दृष्टि दोष है। अगर क्या होता है, इसको आप अपने माइंड में इसको मैनेज कीजिएगा, इसको समझिएगा, तो बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश को प्रतिबिंब करता है, या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रिज्म होता है, ये आपको प्रकाश से गुजर रहे जो प्रकाश होते हैं उसको आपको फैलाता है, यानी कि तितर बितर करता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन क्या है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। चालकता का मात्रक कौन है, ओम, फैराडे, हेनरी या फिर साइमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन साइमन। तो यहाँ से बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यानी कि यहाँ से जब आपको प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, तो उस समय आप ओम पर क्लिक करना होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, मैग्नीफायर के रूप में, या फिर प्यूरीफायर के रूप में। तो जो आपको डायोड का प्रयोग होता है, ये आपको रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए, इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी से डीसी में बदलने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एसी टू डीसी, ठीक है, एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं आपको रेक्टिफायर का। या फिर कभी कभी अगर रेक्टिफायर नहीं देता है, तो डायोड भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको याद करना है कि एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर या फिर डायोड का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसमें डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। MRI किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि MRI का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो जो आपको MRI है, इसका फुल फॉर्म होता है आपको मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे भी पूछे जाएंगे फुल फॉर्म से संबंधित। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, गैलीलियो को, कोपर्निकस को, या फिर जे केपलर को, या फिर आइजैक न्यूटन को। तो जो आपको थर्मोस्कोप के आविष्कारक हैं, ये हैं आपको गैलीलियो। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, जल की बूंद से होकर इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन आपको लाइट से संबंधित है और इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेंशन किया गया है, जल की बूंदें प्रकाश का प्रतिबिंब होकर इंद्रधनुष बनता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है, या फिर प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर बनता है। तो ये बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो आपको जल की बूंदें है प्रकाश की परिवर्तन और अपवर्तन होकर आपको इंद्रधनुष बनता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें जो गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये होता है आपको डिपोजिशन, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए ऐसे परिवर्तित वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पूछा जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आपको संघनन कहलाता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपको हिमीकरण कहलाता है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए यहाँ फिजिक्स का यहाँ पे चैप्टर समाप्त हुआ, अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके साथ ही नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये ईजी लग रहा है। ईजी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो भी आपको साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋण आवेशित आवेश होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना ही होगा, इसका कोई सिंपल ट्रिक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 10 के पावर -19 कूलम, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इलेक्ट्रॉन का इतना ही होता है और प्रोटॉन का भी इतना होता है, यानी कि अगर आपको पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन पर कितना ऋण आवेश होता है, तो ये भी आपको ऋण आवेश आपको सेम होता है, लेकिन आपको द्रव्यमान अलग अलग होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन का होता है वहीं प्रोटॉन का होता है क्या, ऋण आवेशित। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल रूप को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा आपको द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपको याद होगा सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है आपको 11-23, यानी कि इसका जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है आपको 11, और परमाणु जो भार होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है, ये होता है 23। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस हम लोग जानते हैं, तो ये आपको द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जब आप इसके द्रव्यमान संख्या में से इसके परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी के रिगार्डिंग है, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, फ्लोरीन जो कि आपको मेंशन किया गया है 9-19, यानी कि जो इसमें परमाणु संख्या मेंशन किया गया 19 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपको जो इसका परमाणु क्रमांक ये आपको 9 है, और जो इसका परमाणु द्रव्यमान है ये आपको है 19। तो क्या मेंशन किया गया है, एफ में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो आपको परमाणु संख्या होती है, यही आपको प्रोटॉन की संख्या होती है और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि यहाँ पे P बराबर होता है क्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, साथ ही आपको परमाणु संख्या यानी कि Z, यानी कि आपको क्या होगा 9 प्रोटॉन होंगे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन किसमें मेंशन किया गया, यहाँ पे देखिए मेंशन किया 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ऑप्शन हो गए, यानी कि 10-10 तो होगा नहीं। आपको यह भी डिसाइड करना है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको परमाणु जो द्रव्यमान है उसमें से आपको परमाणु संख्या को हटा देना होगा। तो 19 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इसमें आपको 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसको आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। इसमें यही मेंशन किया है कि जो फ्लोरीन है जो कि आपको परमाणु संख्या 9 और परमाणु द्रव्यमान 19 है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जो आपको प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए 9 प्रोटॉन और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन तो मेंशन किए गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में यह मेंशन कर दिया है कि आपको कितना न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। काउंट कैसे करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, इसको देखिए क्या मेंशन किया गया है, NH
4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना हो, तो आपको सिंपल ही गिनना होता है। इसको आपको कैसे काउंट करना है ये समझिए। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया n, यहाँ पे n 1 हो गया और h हो गया कितना 4, तो 4 1 5 और 5 दूना के 10 हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए मैं आपको फिर से गिन कर समझाता हूँ क्या मेंशन किया गया है। जैसे कि हम लोग इसको काउंट करना है कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पर देखिए n यानी कि नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया इसका होल ट्वाइज यानी कि 5 दूनी के 10 हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या मेंशन किया गया 5 दूनी के 10, एक हो जाएगा S 11 और 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O दिया है 4, तो 11 और 4 15, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे आपको काउंट करना है तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इसको हर तत्व को काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 और 1 5 हो गया 5, लेकिन यहाँ पे होल ट्वाइज है तो हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना का 10 हो जाएगा और 10 हो गया तो यहाँ पे देखिए जो सल्फर है 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो 11 4 15। तो बिल्कुल यहाँ से इसको समझ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की वेदन क्षमता का आरोही क्रम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है, ये आपको गामा किरण की होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ज़्यादा होती है आपको गामा किरण की होती है, इसके बाद होती है बीटा किरण की, इसके बाद होती है अल्फा किरण की। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परम शून्य के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है आपको मीथेन यानी कि CH4। तो बिल्कुल यहाँ से मीथेन से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि बायोगैस किसे कहते हैं या फिर आपको मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो ये भी आपको मीथेन ही है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एक क्वेश्चन आपको रासायनिक से संबंधित देखने को मिल ही जाएंगे, रासायनिक सूत्र से संबंधित। तो जो आपको प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है ये होता है आपको C3H8, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी आपको सूत्र मेंशन किए हैं उसको आप मन में रिवाइंड कीजिए, क्योंकि वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाता है और बहुत कम ऐसे काइंड होते हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये बातें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। मुश्किल से 10 से 15 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन करते हैं कि मेरा स्कोर इतना गया है, बाकी सब कैंडिडेट यहाँ पे अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं। जबकि वीडियो देखने वाले की संख्या आपको 2 से 3 हज़ार या फिर कभी कभी 9 हज़ार भी अभी चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कमेंट करके बताने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये बहुत ही कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बातें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अभिक्रिया से संबंधित है और अभिक्रिया से संबंधित आपको एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है CO+H2O बनकर क्या बनाते हैं, CaA का होल ट्वाइज बनाते हैं। ये आपको क्या मेंशन किया है, कौन सी ये प्रक्रिया है या फिर किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका अपघटन अभिक्रिया होता है इसमें आपको टूटते हैं। देखिए इसके नाम से आप समझ सकते हैं अपघटन यानी कि टूटना, यानी कि जब एक अभिक्रिया या फिर एक सूत्र को जब तोड़ा जाता है तो उसमें अपघटन होगा। संयोजन यानी कि जुटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखिए जुड़ रहा है, जो यहाँ पे CaO है या और यहाँ पे जो H2 है ये आपको जुड़कर एक तत्व का या फिर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे संयोजन हो रहा है यानी कि यहाँ पे जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे अगर ए ऑप्शन पहले देकर और इसमें जब तोड़ता है तो ये आपको अपघटन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये संयोजन हो रहा है यानी कि जुड़ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। विस्थापन कब होता है, यानी कि जब परिवर्तित होता है उसमें हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपको अभिक्रिया से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या फिर उपधातु। तीनों अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर
अम्लीय होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कोई भी धातु है जिसमें हम लोग पतले चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि सोना है, देख रहे होंगे कि सोना को आपको पीट पीट कर आपको उसका गहना या फिर आपको आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो आपको क्या है, ये आपको क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। यानी किसी भी धातु को अगर आप जब पीटते हैं तो वो टूटने के बजाय आपको यहाँ पे चिपटा होता जाता है, उसे हम लोग आघात वर्धनीय कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। ये आपको एक दवा है, आप सभी काइंड जानते होंगे। क्या क्वेश्चन मेंशन किया गया है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो ये आपको पीड़ाहारी है। यानी कि जब इसको आप खाते हैं तो आपका जो दर्द है वो आपको चला जाता है, इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे रोगाणु रुद्ध भी क्लिक कर देंगे जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये होता है आपको वेरियम के कारण। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत ही अति ज्वलनीय गैस है हाइड्रोजन और बेंजीन। और यहाँ पे जिनून के बारे में बात करें तो जिनून आपको यहाँ पे एक्सटेंजन गैस के नाम से जाना जाता है, और बेंजीन और यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है C6H6 होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, यदि आप अपने हथेली पर धातु रखेंगे तो यह धातु पिघल जाएगा। यानी कि कौन सी वो धातु है जिसको आप रखेंगे अपने हाथ पर तो वो पिघल जाएगा। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, सोडियम, बेरिलियम, पोटेशियम या फिर गैलियम। ये धातु आपको है गैलियम। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आपको याद होगा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे आग ना पकड़ ले, और बिल्कुल आपको याद रखना ही होगा ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिल्कुल आसानी से उसको आप याद रख सकते हैं। जो सल्फेट होता है इसका तो होता है SO4। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, होता है SO4। तो SO4 तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या पूछा गया, सोडियम सल्फेट का ये हो जाएगा आपको Na2SO4। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, Na2SO4। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर पा रहे हैं, मैं आपको एक बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट के जब नीचे कमेंट आते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बुरा लगता है, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल आपके क्वेश्चन हाई लेवल के हैं। इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो बिहार ITI का एग्जाम है, टेस्ट एग्जाम है, और जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी आपको लेवल के क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर हल कर पा रहे हैं आप तो बिल्कुल आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ मेंशन किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए जो 17 समूह का ये तो सोडियम होगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ए का तत्व है। ठीक है, क्लोरीन तो होगा, ये आपको 17वें सदस्य है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में कन्फ्यूजन है। यहाँ जो इसका प्रथम तत्व होता है ये होता है आपको फ्लोरीन। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे जो 17 समूह है इसे हम लोग हाइड्रोजन समूह के नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेंशन किया गया, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, आवर्त, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड या फिर समूह। तो जो आपको क्षैतिज पंक्ति होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, निम्न में से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी अधातु है जिसे हम लोग हवा में रखते हैं तो इसमें आग लग जाती है, सल्फर, यूरेनियम, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन। तो जो आपको फास्फोरस है अगर इसको आप हवा में रखेंगे इसमें आपको आग लग जाती है, इसलिए इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में,
या फिर पानी में, इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन से संबंधित आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन उदाहरण है। मैंने अभी बताया कि क्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन जो है आपको हाइड्रोजन समूह यानी कि 17वें समूह से संबंधित है। यानी कि यहाँ से ए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डेबनेरन ने 3 तत्वों को समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? ये दिया था आपको त्रिक नियम के नाम से इनके तत्वों को जानते हैं। और इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का श्रेय आपको डायबोनोरल कहीं ज़्यादा है, जिन्होंने आपको त्रिक नियम दिए थे। तो बिल्कुल आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है आपको CaSO4 × 2H2O, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात गौर दिया जा सकते हैं, कभी कभी पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको सेम होता है, लेकिन आपको यहाँ पे CaSO4 × ½ H2O हो जाता है। क्या होता है? ½ H2O। अब आप कैसे याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O होता है? तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ लग गया यानी कि आपको हाफ होगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, CaSO4 होगा ही होगा, लेकिन आपको हो जाएगा हाफ, यानी कि 1/2 H2 हो जाएगा। किसका सूत्र? ये हो जाएगा आपको जिप्सम का सूत्र। जब आपको जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को याद होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दिया ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे कि जिप्सम का क्या होता है या फिर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी तत्व के अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपको बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और बताना है कौन से वो तत्व हैं। तो क्लोरीन तो होगा नहीं, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम क्यों होगा? क्योंकि इसका हो जाएगा 282। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा। और बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यही पूछा गया है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गैलीलियम तत्व का परमाणु कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये होता है आपको 31। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 यानी कि हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप यहाँ पर अपना स्कोर जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैंडिडेट बिहार ITI का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास ये जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।